Hello everyone. सब लोग को आवाज सुनाई दे रहा है? सबको आवाज सुनाई दे रहा है? रिचर्ड, अनन्या, सुहादित्य, अभिनव, हृदय ज्योति, प्रेरणा, सबनम, सम्राट, तृप्ति। आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो आज से आप लोग का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आप लोग का सेकंड बैच है और केमिस्ट्री का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बुक्स फॉलो करेंगे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे किस दिन क्या होगा। तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कोई तो बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और जो बैच 1 में जो चीज हो चुका है वही चीज आप लोग को बताएंगे स्टार्टिंग से। तो आज फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है। कौन कौन सा बुक फॉलो करना है आप लोग को वो पहले बताएंगे। तो आप सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। उसके बाद 2 स्ट्रीम हो जाता है, जेडबलई और नीट। जेडबलई और नीट के लिए कौन कौन सा बुक आप लोग ले सकते हैं? आरसी मुखर्जी खरीद सकते हैं जेडबलई के लिए। पी बहादुर में थ्योरी है, बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ओपी टंडन नीट वालों के लिए थ्योरी का बुक है। जेडबलई वालों के लिए अरिहंत, रंजीत शाही, दोनों में से कोई एक बुक लेना है, पी बहादुर या रंजीत शाही में से। उसके अलावा नरेंद्र अवस्थी का ले सकते हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस का है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। और इधर नरेंद्र अवस्थी का नीट का स्पेशल बुक आता है, वो ले सकते हैं। तो हम लोग को सबसे ज्यादा ध्यान देना है रिवीजन पे। जो भी लेक्चर हो उसका नोट्स बार बार आप लोग को रिवाइज करना है और क्लास नोट्स बार बार रिवाइज करना है। ये हो गया बेसिक बुक फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम हर क्लास के बाद डीपीपी आपको देंगे अबाउट 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्लास तक आपको पूरा वो अटेम्प्ट कर लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले आप टाइम टेबल लिख लीजिएगा किस दिन आपका क्या होगा। आपका केमिस्ट्री का जो वीक में 3 क्लास होगा, वीक में आपका टोटल 3 क्लास होगा केमिस्ट्री का। कभी कभी 4 क्लास भी हो सकता है, कभी कभी 5 क्लास भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है। लॉकडाउन मीन्स स्कूल वगैरह ओपन नहीं है,
तो डिपेंडिंग अपॉन सिलेबस हम ज़्यादा क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी घर में हैं। तो अभी जो इस वीक है, इस वीक का हम लोग देख लेते हैं। आज जैसे ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को आप लोग नोट कर लेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री होगा। सेकंड क्लास किस डे है केमिस्ट्री का? थर्सडे। थर्सडे को आपका इनऑर्गेनिक होगा। नेक्स्ट क्लास कब है? सैटरडे। सैटरडे को आपको ऑर्गेनिक होगा। तो 3 क्लास हम लेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकता है। इस वीक के लिए आपका रूटीन यही है। तो ये टाइम टेबल अपना नोटबुक में नोट कर लेंगे। अभी जो आपको क्लास लेंगे उसका नोट्स लिखने का जरूरत नहीं है, उसका कॉपी पीडीएफ फाइल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। 2 चीज का जरूरत पड़ेगा इसमें, जो कि आप 11th में पढ़े थे, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सेकंड थिंग इज केमिकल इक्विलिब्रियम। सब लोग 11th में ये टॉपिक पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो नेक्स्ट क्लास तक, मतलब नेक्स्ट ट्यूसडे तक, ये टॉपिक आप किसी भी बुक से रिवाइज कर सकते हैं। अप टू नेक्स्ट क्लास रिवाइज दिस टॉपिक्स। 11th में आप 100% पढ़े होंगे। यदि अच्छे से पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं अच्छे से पढ़े हैं तो दोबारा पढ़ लीजिए, और उसमें कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप में अपना डाउट भेज सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये चीज आपको कंप्लीट कर लेना है, कंसंट्रेशन टर्म एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डिफिनीशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substance. होमोजेनियस का मतलब होता है, होमोजेनियस मींस कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब होता है कांस्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के हर पार्ट में कंपोजिशन सेम होगा। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मेक सॉल्यूशन। सॉल्यूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू मोल लेस होता है, सॉल्वेंट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू मोल ज्यादा होता है। तो सॉल्यूट का डिफिनेशन क्या हो गया? सॉल्यूशन का ओ पार्ट या सॉल्यूशन का ओ सब्सटेंस जो कम अमाउंट में विथ रिस्पेक्ट टू मोल, उसको सॉल्ट बोलते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट 1 और सॉल्यूट की कहीं पे सॉल्यूट एक है और सॉल्वेंट भी एक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट 2 है, सॉल्वेंट एक है, तो इसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूट 3 है, सॉल्वेंट एक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है सबको? QUNTARY, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। जैसे C2H5 प्लस H2O का मिक्सचर है, इथेनॉल सॉल्यूशन बन जा रहा है। केस 1 में सॉल्यूट का C2H5 का 1 मोल है, H2O का 9 मोल है, तो यहाँ पे H2O ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट H2O होगा। केस 2 में क्या कर दिए, C2H5 9 मोल ले लिए और H2O 1 मोल ले लिए, तो H2O अब कम हो गया,
तो अब H2O को हम लोग सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? C2H5OH को सॉल्वेंट बोलेंगे। कोई डाउट है? No, sir. बीच बीच में बोलते रहना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डाउट भी पूछ सकते हो, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इसलिए आपका लाइव क्लास हो रहा है, क्योंकि आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट किए कि उनका फिर से क्लास होना चाहिए, उनका क्लास मिस हो गया था, इसलिए हम लोग अलग बैच ही बना दिए कि आप लोग सारा चीज स्टार्टिंग से सीख पाए, कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिसाइडेड बाय अ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किस स्टेट में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिसाइडेड बाय स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, पहला टाइप का सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉलिड होता है। देखो सॉलिड सॉल्यूशन जब भी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वहां पे सॉल्वेंट जो है सॉलिड है। सॉलिड सॉल्यूशन कहीं भी लिखा हुआ है तो समझ जाना कि सॉल्वेंट है सॉलिड। और सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें दोनों सॉलिड है, इसका एग्जांपल ब्रास। ब्रास का कंपोजिशन क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें सॉलिड लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, मरकरी सोडियम मरकरी अमलगम। मरकरी लिक्विड होता है, सोडियम सॉलिड होता है, ऐसे सॉल्यूशन को अमलगम बोलते हैं। गैस सॉलिड H2 गैस ऑन पैलेडियम, ये भी सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। सेकंड हो गया लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, फिक्स है। सॉल्वेंट लिक्विड होगा, फिक्स है। जो सॉलिड है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट लिक्विड होगा, फिक्स है। सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल NaCl इन H2O। NaCl सॉलिड है, H2O लिक्विड है। C2H5 इन वाटर, दोनों लिक्विड है। O2 गैस इन H2O, ये गैस है, ये लिक्विड है। एक एग्जांपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड मतलब इसमें फिक्स है, सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा। फिक्स है इसमें कि सॉलिड जो होगा, सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा। सॉलिड जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। पहला एग्जांपल कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर इन N2 गैस, कैम्फर सॉलिड होता है, N2 गैस गैस होता है। सेकंड क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, गैस प्लस गैस O2 प्लस N2 गैस, दैट इज कॉल्ड एयर। तो गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो एक एक एग्जांपल हम लोग दे दिए। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन इसको बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग ये सब टाइप पढ़ेंगे सारा चीज, और गैसियस सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ना होगा। यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन पढ़ना है। तो पहला चीज आ गया सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये वाला थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। solubility of gas in liquid, it is governed by Henry's law। हेनरी ने एक लॉ दिया था कि जब भी किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं
तो उसका पार्शियल प्रेशर गैस का उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस। इसी लॉ को हेनरीज लॉ बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डायरेक्टली इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH है उसका हेनरी कांस्टेंट, XO2 उसका मोल फ्रैक्शन। KH is called Henry constant. The partial pressure of diffusion लिखवा है। Partial pressure of a gas which is dissolved in a liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid। मतलब P बराबर KH into X। P हो गया उस गैस का पार्शियल प्रेशर, KH हो गया उसका हेनरी कांस्टेंट, X हो गया उसका मोल फ्रैक्शन। तो KH है हेनरी कांस्टेंट जो है, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, कैसा गैस आप डिजॉल्व कर रहे हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर। तीन चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे एंड टेम्परेचर पे। केस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। जनरली फाउंड दैट केच इंक्रीज करता है यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केच का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। यूनिट ऑफ केच, केच का यूनिट होता है एटीएम, केच का यूनिट एटीएम होगा। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। मोल फ्रैक्शन मोल का रेशियो होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसका केज का यूनिट जो होगा एटीएम होगा। यूनिट ऑफ केज इक्वल टू एटीएम। अब देखो पीएच बराबर केज वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। पी को रख लिए वाई एक्सिस में और एक्स को रख लिए एक्स एक्सिस में। तो इक्वेशन था पी बराबर केज इंटू एक्स। इसको रख दिए हम लोग वाई एक्सिस में और इसको रख दिए एक्स एक्सिस में। तो इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और एम इसका स्लोप हो गया, स्लोप हो गया कितना KH। तो इसका ग्राफ हो जाएगा, P वर्सेस X का एक ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, चलो sir. एक डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सब लोग जवाब देना। यहां तक हो गया तो इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। चलो बताओ, केच का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? तीन फैक्टर बताएं। nature of the gas, नेचर ऑफ गैस और temperature, टेम्परेचर। वेरी गुड। Solvent. और solvent. नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से केज का वैल्यू क्या होता है? Increase. इंक्रीज करता है। वेरी गुड, Increase होता है। इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मेक सॉल्यूशन। सॉलिड गैस है और सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन बना रहा है। इस पेज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का जरूरत है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम का सारा कॉन्सेप्ट हम फिर से रिवाइज करवाएंगे। तो जो लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं उनको याद आ जाएगा। सॉलिड गैस है, सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का साइन है। जब भी कोई सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा एच उसका निगेटिव होता है। जब भी कोई सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा।
यानी कि उसका डेल्टा H निगेटिव होगा। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस से समझना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि यदि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, और यदि हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये इसका बिल्कुल बेसिक मीनिंग है किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एनर्जी जाने पे एनर्जी रिलीज होगा, बैकवर्ड जाने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब मान लिए कि इस इक्विलिब्रियम पे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हम लोग इसको हीट दे रहे हैं, मतलब हम लोग बाहर से इस इक्विलिब्रियम को हीट दे रहे हैं, बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर मींस एडिशन ऑफ हीट। यदि इस इक्विलिब्रियम को बाहर से हीट दोगे तो इक्विलिब्रियम गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं, हम लोग इस इक्विलिब्रियम का दुश्मन है। तो हम लोग बाहर से हीट देंगे तो इक्विलिब्रियम गुस्सा हो जाएगा, और गुस्से में दो काम करेगा, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। किधर जाएगा? उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से ये एडेड हीट कंज्यूम हो, उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से एडेड हीट कंज्यूम हो। तो बताओ किधर जाने से एडेड हीट कंज्यूम होगा? Backward. बैकवर्ड। समझ में आया सबको? Yes, sir. यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड मूव कर जाएगा। हम लोग जो भी चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम है उसको अपोज करता है। यदि हीट ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर मूव करेगा जिधर एडेड हीट कंज्यूम हो, इसलिए बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रहा है। यानी कि देखो, फॉरवर्ड जाता तब ना बोलते हैं कि सॉलिड सॉल्युबल हो रहा है, ये तो बैकवर्ड आ रहा है, यानी कि सॉलिड सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसका सॉलिडिटी डिक्रीज हो जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करता है। और अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, टेम्परेचर बढ़ाने से केएच का वैल्यू इंक्रीज करता है। यानी कि केएच और सॉल्युबिलिटी में कोरिलेशन आ गया। केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। केएच का वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। नहीं है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रेशर का, उसी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का। प्रेशर में मान लो कि यहाँ पे हम लोग इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज करवा रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करवाएंगे तो बताओ इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जिधर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रेशर यदि इंक्रीज करवाएंगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि जितना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल होता है उतना ही ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। यदि हमारे पास ज्यादा गैस मॉलिक्यूल है तो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, कम गैस मॉलिक्यूल है तो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि LHS में और RHS में कहां पे गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है। LHS में गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है या RHS में, बताओ। LHS LHS में गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, RHS में गैस मॉलिक्यूल कम है। कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यानी कि LHS का प्रेशर ज्यादा है, RHS का प्रेशर कम है, तो प्रेशर यदि इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर प्रेशर कम है, यानी किधर जाएगा बताओ। Forward. फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड जाएगा। तो फॉरवर्ड जाने से सॉल्विलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, सॉल्विलिटी इंक्रीज करेगा। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं, यानी किसी भी, जैसे किसी गैस को आप डिजोल्व करना चाहते हैं किसी लिक्विड में, तो आप जितना ज्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे उसका सॉल्विलिटी उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। जितना प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे उतना सॉल्विलिटी उसका इंक्रीज करेगा। इसलिए आगे हम लोग इक्वेशन भी पढ़ेंगे, इस पे आगे हम लोग इक्वेशन भी पढ़ेंगे कि प्रेशर अप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10⁵ atm. The mole fraction of N2 gas in air is 0.8. Calculate number of moles of N2 from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure. क्वेश्चन को कॉपी करो और इसको अभी सॉल्व करो। फॉर्मूला सर क्या करना सर?
Sir, 25 into 10 to the power minus 5. Okay, sir, answer. हाँ, कितना आया? Sir, 25 into 10 to the power minus 5. आंसर टाइप करना, आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा। आंसर टाइप करना। नहीं नहीं, गलत है। 25 इंटू 10 टू माइनस 5 नहीं आएगा। और कोई? Sir, 8 into 10 to the power 4 आया। नहीं नहीं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब केज दिया हुआ है 10 टू पावर 5 ATM। केज का वैल्यू दिया हुआ है 10 टू पावर 5 ATM। केज का वैल्यू दिया हुआ है, गिवन केज इक्वल टू 10 टू पावर 5 ATM। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस इन एयर, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 भी दिया हुआ है 0.8 एयर में, लिक्विड में नहीं। तो हम लोग कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर 0.8 इंटू टोटल प्रेशर 5 ATM। KH है 10 टू पावर 5। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा? मोल ऑफ N2 डिवाइड बाय मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ वाटर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 10 टू पावर 5 n बाई n प्लस 10। ये आ गया 4 इंटू 10 टू माइनस 5। 4 इंटू 10 टू माइनस 5 कितना आ गया? n बाई n प्लस 10। ये देखो, बहुत ही LHS बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। LHS इज वेरी स्मॉल नंबर। तो यार ये बहुत स्मॉल है, तो ये भी बहुत स्मॉल होगा। ये बहुत स्मॉल होने का मतलब n तो बहुत छोटा होगा, लेकिन n प्लस 10 बहुत बड़ा होगा। देखो, LHS बहुत छोटा है, ये भी छोटा होगा। ये छोटा कब होगा? जब n छोटा होगा लेकिन n प्लस 10 बहुत बड़ा होगा। यानी कि n प्लस 10 को 10 के रिस्पेक्ट में n नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 4 इंटू 10 टू माइनस 5 इज इक्वल टू n बाई 10। तो यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू मिल गया 4 इंटू 10 टू माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक? तो मोल ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन वाटर इज 4 इंटू 10 टू माइनस 4।
आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट है किसी को? अब देखो, अभी भी बताए थे प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। तो ए फॉर सॉल्युबिलिटी अज्यूम कर लिए, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, वेयर ए इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। ये भी हेनरी लॉ का सेकंड फॉर्म है, पी प्रेशर अप्लाइड है, तो ए बराबर के इनटू पी, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के मतलब हेनरीज कांस्टेंट, पी फॉर प्रेशर अप्लाइड। तो इस जगह पे के का यूनिट आएगा हेनरी कांस्टेंट का, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर और पी का यूनिट होता है एटीएम। यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट का यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर एटीएम। तो क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन में यदि हेनरी कांस्टेंट का यूनिट एटीएम है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है। पहला वाला फॉर्मूला क्या बताए थे? पहला वाला फॉर्मूला हम बताए थे P इक्वल टू केएच इंटू मोल फ्रैक्शन। इसमें केएच का यूनिट एटीएम था, लेकिन यदि क्वेश्चन में के का यूनिट दिया हुआ है मोल पर लीटर एटीएम, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ए बराबर के पी। ये दोनों फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आ सकता है। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर। सर ये क्या था? ये सॉल्युबिलिटी था, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज concept of वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जैसे एक कंटेनर है और इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड मॉलिक्यूल इवोपरेट करना चाहता है। एट एनी टेम्परेचर लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, इसको बोलते हैं इवोपरेशन। जैसे हम लोग मान लो कि एक गिलास में पानी रख दिए, ठंडा पानी रखो चाहे गर्म पानी रखो, कुछ भी रखो, एक गिलास में ठंडा पानी रखो, एक गिलास में गर्म पानी रखो, तो क्या देखोगे? ठंडा पानी से कम भाप आ रहा है, वेपर आ रहा है, और गर्म पानी से ज्यादा वेपर आ रहा है। यानी कि ठंडा पानी का वेपर इवापोरेशन कम होता है और गर्म पानी का इवापोरेशन ज्यादा होता है। यानी कि इवापोरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो T1 टेम्परेचर पे मान लिए कि गैस मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है। लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर कैसे जा रहा है? वेपर बन के जा रहा है। अब मान लो कि उसको ऊपर कवर कर दिए, तो ये वेपर मॉलिक्यूल ऊपर जाके कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद वापस आएगा। इस प्रोसेस को, रिवर्स प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। तो लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इवापोरेशन, वेपर जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो एट एनी टेम्परेचर T1 1/n dn/du का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसा आएगा। T1 पे ऐसा ग्राफ आएगा, एट एनी टेम्परेचर T1 ऐसा ग्राफ आएगा T1 टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? 1/n dn/du क्या है? n है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और 1/n dn/du रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having a speed between u to u plus du। ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्पीड बिटवीन u to u plus du। तो इसका ग्राफ जो देखे हम लोग ऐसा देखे, ऐसे गया फिर ऐसे गया T1 टेम्परेचर पे। तो T1 टेम्परेचर पे देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से ऊपर ऐसा कितना गैस मॉलिक्यूल है? बस इतना ही गैस मॉलिक्यूल है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से ऊपर इतना गैस मॉलिक्यूल है जो ऊपर जा पाएगा, बाकी सब जो गैस मॉलिक्यूल है इधर वो ऊपर नहीं जा पाएगा। इसको बोलते हैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी।
मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो सिर्फ इतना ही मॉलिक्यूल है जो ऊपर जा पाएगा, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी एक थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी से, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इवापोरेशन कितना मॉलिक्यूल का हुआ? सिर्फ इतना मॉलिक्यूल का हुआ T1 टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, देखो। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गया, जो ऊपर जाने वाला है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर गया। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना मॉलिक्यूल इवापोरेट करेगा, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। ये मेनली जो ग्राफ है पॉपुलेशन इंडिकेट करता है। एरिया अंडर कर्व जो है, एरिया अंडर कर्व पहले कम था, एरिया अंडर कर्व ज्यादा हो गया, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया, यानी कि इवापोरेशन करने वाले मॉलिक्यूल का पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। तो सबसे लिखा हुआ है 1/n dn/du फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग अ स्पीड बिटवीन u to u plus du। अब ये था T1 टेम्परेचर पे, ये है T2 टेम्परेचर पे। T2 टेम्परेचर पे इवापोरेशन बढ़ जाएगा। At any temperature when rate of evaporation is equal to rate of condensation, मतलब rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, then pressure exerted by vapor is called vapor pressure। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा तो उस टाइम पे जो यहाँ पे प्रेशर होगा, उस टाइम पे जो यहाँ पे प्रेशर होगा उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। At any temperature when rate of evaporation is equal to rate of condensation, then pressure exerted by vapor is called vapor pressure। इस पे और भी बहुत सारा चीज सीखेंगे हम लोग आगे। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है बेसिकली। लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं, वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच उसका पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच उसका पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है बाहर से। T1 टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर होगा उसको वेपर प्रेशर 1 बोलेंगे, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 2 बोलेंगे, P1 P2। तो देखो ये अब इसको इक्विलिब्रियम से करते हैं। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रहा है, बोलो, एब्जॉर्ब। बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट क्या हो रहा है, रिलीज। यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, अब क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हीट, हीट दे रहे हैं। आप टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं। हीट यदि देंगे तो ये किधर जाएगा, हीट देंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से P2 ग्रेटर देन T1, P2 ग्रेटर देन T1, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसको ग्राफ से देखते हैं। ये रेट है, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम। तो एक गिवन टेम्परेचर पे कितना इवापोरेशन होगा वो फिक्स होता है। T1 टेम्परेचर पे कितना मॉलिक्यूल को ऊपर जाना है वो फिक्स है। T1 टेम्परेचर पे कितना मॉलिक्यूल जाना है ऊपर वो फिक्स है। वो जो सैडेड पार्ट से दिखाए थे, T1 टेम्परेचर पे कितना मॉलिक्यूल जाना है बाहर, इतना जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो कितना मॉलिक्यूल का इवापोरेशन होगा वो फिक्स है, इसलिए रेट ऑफ इवापोरेशन T1 टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है। लेकिन देखो कंडेंसेशन शुरू में 0 है, जब ऊपर गैस मॉलिक्यूल गया ही नहीं तो कंडेंसेशन कैसे होगा। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरू में 0 होता है। तो T1 टेम्परेचर पे रेट ऑफ इवापोरेशन कांस्टेंट है और रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरू में 0 होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा।
फाइनली एक ऐसा मोमेंट आएगा जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। जब दोनों इक्वल हो जाएगा उस समय जो प्रेशर होगा उसी को वेपर प्रेशर 1 बोलेंगे। टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ए हो गया रेट ऑफ इवापोरेशन, ये हो गया फिक्स। ऊपर वाला रेट ऑफ इवापोरेशन है, ये है रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ से देख सकते हो P2 इज ग्रेटर देन P1। ये रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। A dynamic equilibrium is established. A dynamic equilibrium is established between evaporation and condensation. For a given liquid, vapor pressure depends only upon temperature. कैसे? जैसे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ का जो प्रेशर है उसको P बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे, Kp को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो Kp जो होता है क्या लिखते हैं? P। क्योंकि ये तो लिक्विड है इसको तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसका प्रेशर लिखेंगे। Kp बराबर P हो गया। अब P को ही वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि वेपर प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? Kp पे डिपेंड कर रहा है। और Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर फॉर ए गिवन लिक्विड। वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, वॉल्यूम एटसेट्रा। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। वाटर के केस में वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन बोलते हैं। अभी दो डिफरेंट लिक्विड का कंपैरिजन करना है। फॉर डिफरेंट लिक्विड वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कोई लिक्विड है उसका दो मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन है तो प्रेशर कम एग्जर्ट करेगा, क्योंकि वो आपस में बंधा हुआ है तो बाहर की तरफ प्रेशर कम एग्जर्ट कर पाएगा। तो जितना ज्यादा गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे H2O है और CH3O CH3 है, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दो मॉलिक्यूल H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा ईथर का। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। क्लियर है सबको? यहां तो कोई डाउट है तो बता सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? कोई पार्ट रिपीट करना है? एनीवन? इस पे एक डीपीपी देंगे जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, क्या इसको कंटिन्यू करें? लेक्चर 2 कंटिन्यू करें या क्लास छोड़ दें? कंटिन्यू। बाकी लोग नहीं बोल रहा है, सो गया लगता है।
So continue. तो हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर देखेंगे अब। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। तो जैसे कि लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन को का जो रेट कांस्टेंट होता है उसको केव से रिप्रेजेंट करते हैं, और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को केवी से रिप्रेजेंट करते हैं। केव क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। केवी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये हो गया केव और ये हो गया केबी। इसका जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन, वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा उसका। तो एल और बी में जो यहाँ का प्रेशर होता है उसको पी बोलते हैं। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी रिप्रेजेंट करते हैं। केपी बराबर क्या हो जाएगा? पी। इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब केपी का फॉर्मूला केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे। केपी बराबर होता है ए इंटू ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। यदि नहीं पढ़े हो तो याद कर सकते हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू ए इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक कांस्टेंट होता है, ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। तो केपी तो हम लोग पढ़े पी होता है, केपी बराबर पी हो गया। पी बराबर हो गया ए ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। ये फॉर्मूला आ गया, P बराबर ए ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। ये हो गया P का फॉर्मूला। तो जो P है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। वेपर प्रेशर को y एक्सिस में रख लिए, T को x एक्सिस में रख लिए। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उसको ड्रॉ कर सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट उसको याद रख सकते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होगा। अब देखो P बराबर जो होता है, क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े? P बराबर ए ई टू पावर माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। अब क्या करो, दोनों तरफ लॉग ले लो। ln, ln का बेस होता है E। ln का बेस क्या होता है? ln x का मतलब होता है 2.303 log x। ln में बेस होता है E, log में होता है बेस 10। तो दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो ln p बराबर ln a माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। आज इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ln p को, तो d ln p बाई डी टी क्या हो जाएगा? ln a तो कांस्टेंट था तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डेल्टा एच बी 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा डेल्टा एच बी बाई आर टी स्क्वायर। तो क्या आ गया? डी एल पी बाई डी टी बराबर डेल्टा एच बी बाई आर टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन आ गया। ये दोनों फॉर्म आपको सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ln p जो है 2.33 log p होता है, पहले बता चुके हैं। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ln p को log में कन्वर्ट कर दो तो हो जाएगा 2.33 log p बराबर 2.33 log a माइनस डेल्टा एच बी बाई आर टी। log p इधर चला जाएगा तो हो जाएगा log p बराबर log a माइनस डेल्टा एच बी बाई 2.03 आर टी। ये हो गया log p का इक्वेशन। अब log p वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ ड्रॉ करोगे, log p वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? तो log p को हम लोग रख लिए y एक्सिस में, log p को रख लिए y एक्सिस में, तो ये हो गया y। 1 बाई टी को रख लिए x एक्सिस में, तो ये हो गया x। अब y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दिए, तो y इक्वल टू mx प्लस c से 4 और 5 को कंपेयर कर दो तो m आ गया माइनस डेल्टा एच बी बाई 2.03 आर।
और C हो गया log A। m हो गया माइनस डेल्टा एच बी बाई 2.33 r और C हो गया log A। तो जो स्लोप आया, डेल्टा एच भी तो पॉजिटिव होता है, स्लोप आ गया निगेटिव और इंटरसेप्ट आ गया पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब log p बराबर है log a माइनस डेल्टा एच बी बाई 2.33 RT, ये फोर्थ इक्वेशन है। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन मान लो t इक्वल टू T1 टेम्परेचर, t इक्वल T1 टेम्परेचर पे क्या होगा, ये होगा log p1, log p1 बराबर होगा log a माइनस डेल्टा एच बी बाई 2.03 RT1। T2 टेम्परेचर पे क्या होगा, log p2 बराबर log a माइनस डेल्टा एच बी बाई 2.33 RT। दोनों को माइनस कर दे, 7 माइनस 6 तो हो जाएगा log p2 माइनस log p1, ये हो जाएगा डेल्टा एच बी बाई 2.33 r 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा log p2 बाई p1 बराबर डेल्टा एच बी बाई 2.33 r 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये हो गया एट्थ इक्वेशन। जैसे कैलकुलेट, एक क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा एच भी दिया हुआ है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। वेपर प्रेशर वाटर का कैलकुलेट करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें एक टर्म सीखेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जिसपे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। If atmospheric pressure is 1 atm, then it is called normal boiling point. तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, सब लोग जानते हैं 373 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, और उसका प्रेशर कितना होता है 373 केल्विन पे, उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जो डिफिनीशन पढ़े। तो T1 भी मिल गया, P1 भी मिल गया। क्वेश्चन में T2 कैलकुलेट, T2 बोला है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T2 है 300 केल्विन और P2 कैलकुलेट करना है। T2 दिया हुआ है, P2 कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे log P2 बाई P1 बराबर डेल्टा एच बाई 2.33 r 1 बाई T1 माइनस T2। P2 कैलकुलेट करना है, P1 दिया हुआ 1, डेल्टा एच भी दिया हुआ है। डेल्टा एच भी क्वेश्चन में देखो दिया हुआ था, कितना दिया था 540 कैलोरी पर ग्राम, तो इसको 540 कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट कर लो। ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू कितना होगा, वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, यानी कि 18 ग्राम इज इक्वल टू, वाटर के लिए 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, यानी कि 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1 मोल बाई 18। तो यहाँ पे 1 ग्राम के जगह 1 बाई 18 पुट कर दिए। 2.03, आर का वैल्यू कैलोरी में होता है 2, याद रखना, आर का वैल्यू कैलोरी में 2 होता है। T1 T2 पुट कर दिए, तो यहाँ से P2 मिल जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो। क्लियर है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करते हैं। ए सैंपल ऑफ एयर इज सैचुरेटेड विथ बेंजीन, वेपर प्रेशर दिया हुआ है 100 टॉर बेंजीन का, एट 298 केल्विन
and 750 torr if it is isothermally compressed to 1/3 of its initial volume. Then calculate final pressure of the system. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अभी। सब लोग ट्राई करो इसको। Anyone? Anyone? किसी का आंसर आया? चलो देखते हैं। किसी को और टाइम चाहिए तो बोल सकते हो। चलो देखते हैं। A sample of air is saturated with benzene. एयर का सैंपल है, उसको बेंजीन के साथ सैचुरेट कर रहे हैं और टोटल प्रेशर दिया 750, उसमें बेंजीन का वेपर प्रेशर 100 टॉर है, ठीक है। अब इसको कंप्रेस कर जा रहा है 1/3 इनिशियल वॉल्यूम का, इसका फाइनल प्रेशर बताना है। तो ये पिक्चर है, ये हमारे पास बेंजीन लिक्विड है, ये बेंजीन लिक्विड को एयर के साथ सैचुरेट किए, तो बेंजीन लिक्विड है तो उसके साथ उसका वेपर भी होगा, तो बेंजीन लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होगा और उसमें एयर ऐड कर दिया गया बाहर से। तो अब ये जो मिक्सचर है वो एयर और बेंजीन वेपर का है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 750 टॉर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन वेपर। 750 टॉर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन वेपर। 750 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन वेपर, कितना दिया हुआ 100। एयर का यहां से हम लोग को, इसको डॉल्टन्स लॉ बोलते हैं,
यदि कोई भी दो गैस का मिक्सचर है तो टोटल प्रेशर उसका समेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स गैस के बराबर होगा। यहां से हम लोग को एयर का पार्शियल प्रेशर मिल गया 650 टॉर। अब देखो एयर तो गैस है, तो यदि वॉल्यूम 1/3 करोगे तो एयर में क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एयर के लिए सिर्फ, क्योंकि एयर अकेला गैस है। तो P1 हो गया 650 एयर का, वॉल्यूम उसका V ले लिए, P2 एयर का P2 ले लिए, वॉल्यूम V/3, तो P2 एयर का मिल गया 1950 टॉर। लेकिन बेंजीन वेपर का प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से चेंज नहीं करता है। वॉल्यूम 1/3 भी कर देंगे तो वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसका वेपर प्रेशर यदि शुरू में 100 था तो बाद में भी 100 ही होगा, यानी कि 1950 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 2050 इज टोटल फाइनल प्रेशर। कंक्लूजन क्या हुआ, ऐसा कोई भी वेपर जो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, यहाँ बेंजीन ऐसा वेपर है जो अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो उसका यदि आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो उससे उसका वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, वेपर प्रेशर का सिर्फ कब चेंज होगा, जब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो वेपर प्रेशर इसका यदि इसका 100 है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर फाइनल भी 100 ही रह जाएगा बेंजीन वेपर का। इसको हम लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, बेंजीन लिक्विड अपने बेंजीन वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में, बेंजीन लिक्विड और बेंजीन वेपर जब इक्विलिब्रियम में होगा, बेंजीन लिक्विड बेंजीन वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में, हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करवा रहे हैं, वॉल्यूम 1/3 कर दे रहे हैं। तो वॉल्यूम डिक्रीज करवाएंगे तो प्रेशर साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा, बिकॉज प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर प्रेशर कम है। प्रेशर कम किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड, इधर ज्यादा गैस है, इधर प्रेशर ज्यादा है। यदि वॉल्यूम डिक्रीज करवा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो उस इंक्रीज प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर प्रेशर कम है, यानी कि बैकवर्ड जाएगा। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से यहाँ प्रेशर जो भी इंक्रीज करना चाहिए था 100 से, मान लो कि 300 होना चाहिए था, तो वापस 300 से 100 पहुंच जाएगा। एक ऐसा क्यों हो रहा है, इक्विलिब्रियम के कारण हो रहा है, ऐसा इक्विलिब्रियम के कारण हो रहा है। समझ में आया सबको? कोई डाउट है यहां तक? तो वेपर प्रेशर हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर पे बेस्ड एक आपको डीपीपी देंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट एंड थैंक यू। Good night, sir. Thank you, sir. Okay.